हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राजनीति का अध्याय 2 संघवाद के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत जो है वो किस प्रकार का देश है? निरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक है या कल्याणकारी है? तो हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह निरपेक्ष देश भी है, लोकतांत्रिक भी है, कल्याणकारी भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली थी? 1947 को मिली थी। ठीक, और 1947 के बाद भारत ने क्या अपना लिया था? लोकतंत्र अपनाया था। राजतंत्र टोटल खत्म हो चुका था और क्या शुरू हो गया था? लोकतंत्र शुरू हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा 1947। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? क्या होता है कि जो देश होते हैं तो देश में है ना, हमारा जो भारत देश है तो उस देश में क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलती है। तो केंद्र सरकार के कुछ कार्य होते हैं और कुछ कार्य होते हैं राज्य सरकार के। तो इनके जो कार्य होते हैं तो उनकी सूचियां बनी हुई हैं। ठीक, तो उसी में पूछा गया है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। तो समवर्ती सूची में गोद लेना विषय शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघवाद की नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो संघवाद की नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। तो ये संघवाद की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? अब यहाँ पर संघ सूची पूछी गई है। इसके पहले क्या पूछा गया था? समवर्ती सूची, और ये हो गई संघ सूची। इसी तरीके से होती है राज्य सूची, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो कानून एवं व्यवस्था संघ सूची में शामिल नहीं है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में जो सरकार है वह संघीय सरकार है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो भारत में 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22 भाषाओं को क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? मतलब स्थानीय तो है, वो संस्थान जो शहर में काम करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नगर पालिका और नगर निगम। ग्राम पंचायत गांव में होती है ना। जिला परिषद जिला के लेवल में, और विधान परिषद जो होगा आपका वो पूरे स्टेट या राज्य लेवल पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा था जो शहरों के लिए काम करती है तो वह है नगर पालिका और नगर निगम। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो ऐसा कौन सा देश है जो साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है वह साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को साथ में लेकर चलती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? अब है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो उनकी जो लड़ाई है, उसका जो विवाद है, उसका निपटारा कौन करेगा? तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है कि न्यायपालिका ही करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। अब नगर निगम की बात की जा रही है तो जो नगर निगम का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मेयर, महापौर। भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? अब भारत में जो विकेंद्रीकरण किया गया, अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्तियां एक हाथ में आ जाए, है ना, मतलब एक ही व्यक्ति पूरी शक्तियों को संभाल के रखे। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों को बांट दिया जाए, मतलब शक्तियां बांट दिया जाए, मतलब काम बांट दिया जाए। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण है, कैसा हुआ विकेंद्रीकरण? क्योंकि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है ना। तो आप देखेंगे राज्य सरकार भी क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, इन सब में बटी हुई होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है?
तो अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया से हो सकता है। यह सोच लेकर चले थे कि इतना बड़ा भारत देश है, यदि सारी समस्या केंद्र ही संभालेगा, कोई एक व्यक्ति संभालेगा, तो वो इतने बड़े देश को नहीं चला पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, है ना, शक्तियों को बांट दिया जाए। और जब शक्ति बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो मुद्दे होंगे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, है ना, जो समस्याएं हैं, उनका निपटारा वही उन्हीं स्थानीय जगहों पर पूरी तरह से निपटारा हो सकता है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? मतलब जो विकेंद्रीकरण है, तो विकेंद्रीकरण की दिशा में जो बड़ा कदम उठाया वो कब उठाया गया था? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में रक्षा का जो विषय है वो नहीं आता, क्योंकि रक्षा है वह केंद्र सरकार के हिस्से या सूची में शामिल होता है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, है ना, मतलब जो काम है वो किसी सूची में नहीं आ रहे हैं, ना तो केंद्र सरकार में ना राज्य सरकार में आ रहे हैं, तो वो फिर किस में चले जाएंगे? तो वह चले जाएंगे संघ सूची या केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ किस भाषा को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को क्या की गई है? राजकीय कार्य को करने की अनुमति दी है। धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, तो पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? ठीक, तो सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। सत्ता की साझेदारी के पीछे बुद्धिमत्तापूर्ण कारण क्या है? तो सत्ता की जो साझेदारी की जा रही है, मतलब विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, तो यह सामाजिक समूहों के बीच टकरावों को कम करती है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया है। तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को खालिस्तान हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में खालिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा खालिस्तान को लेकर हुई। तो भारत का जो संघीय ढांचा था, तो इसकी दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भारत को वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो भारत की जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है वह 73वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। जो 73वां संशोधन हुआ था उस पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? आधारित था। ग्राम पंचायत के प्रमुख को खालिस्तान कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसे सरपंच कहा जाता है। संविधान का रखवाला खालिस्तान को कहा जाता है। तो संविधान का रखवाला उच्चतम न्यायालय, क्योंकि न्यायालय के द्वारा ही न्याय प्राप्त होता है, इसलिए संविधान का जो रखवाला होता है वह उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघ सूची में खालिस्तान विषयों को शामिल किया गया है। तो 97 विषयों को शामिल किया गया है। किसमें? संघ सूची में। खालिस्तान व्यवस्था में राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वे केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। तो किसमें? संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है। जो संघ होता है, जैसे हमारा भारत देश है ना, तो संघीय व्यवस्था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है उसके पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए केंद्रीय सरकार के प्रति वह जवाबदेह नहीं होता है। खालिस्तान संघों में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। तो साथ लेकर चलने वाले जो संघ हैं उसमें केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है।
तो जो अमेरिका है साथ आकर संघ बनाने की, साथ लेकर चलने वाला संघ अलग होता है और साथ आकर संघ बनाने वाला संघ अलग होता है। तो जो अमेरिका है वह साथ आकर संघ बनाने तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द एक वाक्य एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारों एवं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायालय के पास होता है। भारतीय संघवाद की सफलता के कौन से कारण है? तो जो भारतीय संघवाद है वो कैसे सफल हो गया, क्यों सफल हो गया, तो उसके क्या कारण है? तो पहला तो कारण है लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति, दूसरा है संघवाद की भावना, तीसरा है विविधता के प्रति सम्मान एवं एक साथ रहने की इच्छा। यही सब कारण है जिसके कारण भारतीय संघवाद सफल हो पाया है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवाद की स्थिति में निम्न में से कौन एम्पायर की भूमिका निभाता है? मतलब ऐसा रोल निभाता है कि जब सरकार के विभिन्न स्तर मतलब कौन हो जाता है आपका? केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो गई और इनके बीच विवाद हो जाए तो इनका विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। हिंदी कितने फीसदी लोगों की मातृभाषा है? हिंदी 44% लोगों की मातृभाषा है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो जब संघ सूची में जो वर्णित विषय होते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में शामिल होते हैं क्योंकि संघ सूची है वह केंद्र सरकार से संबंधित है। किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? ऐसी कौन सी स्थानीय संस्था है जिसका प्रमुख जो होता है, जो मुखिया होता है, वह नगर का प्रमुख होता है? तो नगर निगम संस्था है। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सरकारें काम करे कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है? संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें वे विषय रखे गए हैं जो तो सूचियों में शामिल नहीं हो पाए, ये कहलाती है, क्या कहलाती है? अवशिष्ट सूची कहलाती है। मतलब विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें वे विषय रखे गए हैं जो सूचियों में शामिल नहीं है। मतलब न केंद्र सूची न राज्य सूची है ना, मतलब न संघ सूची न राज्य सूची और न समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं है विषय, तो वो किस में आ जाएंगे? अवशिष्ट सूची में आ जाएंगे। संघ सूची के अंतर्गत रखे गए किन्हीं 3 विषयों के नाम लिखिए। तो संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं रेलवे, संचार, रक्षा और बैंकिंग। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है? भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? तो बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को इस कारण अपनाया क्योंकि उस राष्ट्र में जाति तथा भाषा के आधार पर अनेक विभिन्नताएं मौजूद है। कहाँ पर? बेल्जियम में। बेल्जियम में अलग जाति अलग भाषा के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं मौजूद हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? संघीय व्यवस्था को अपनाया। एकात्मक सरकार से क्या आशय है? एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। मतलब क्या हो गया इसका कि जो एकात्मक सरकार है उसमें केंद्रीय सरकार मतलब एक ही सरकार के पास पूरे अधिकार होते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, वैधानिक अधिकार, वैधानिक मतलब कानूनी, तो ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? अधिकार क्षेत्र कहा जाता है।
भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो भारतीय संघ में अभी वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और संघ द्वारा शासित क्षेत्र 8 हैं। गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है? तो गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब यह है कि जब चुनाव वगैरह होते हैं और एकदम क्लियर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो पार्टी क्या करती है, कई पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी बनती है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। आम तौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। संघ अथवा संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो शासन की शक्ति है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, एक केंद्र के पास मतलब एक केंद्रीय सरकार और दूसरी हो गई प्रांतीय सरकार। अब हम जैसे अपने भारत देश में देख लें, केंद्रीय सरकार अभी कौन है? मोदी सरकार है। ठीक, प्रांतीय सरकार अभी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, या कहीं और भी देख लीजिए, किसी और राज्य में देखिए, तो ये हो जाएंगी आपकी संघवाद या संघ कहलाता है। समवर्ती सूची क्या है? विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? तो साथ आकर, अभी देखा था ना अमेरिका में क्या था, अमेरिका में देखा था साथ आकर बना संघ। तो यहाँ पूछा गया है साथ आकर बना संघ किसे कहते हैं? साथ आकर गठित संघ या उस संघ को कहते हैं जब कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जो मतलब अपने आप में स्वतंत्र हैं और वह राज्य स्वयं आकर क्या कर लें, एक बड़ी इकाई बना लें। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? साथ आकर गठित संगठन या साथ आकर बना संघ है। तो अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड इस प्रकार के संघ हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब सत्ता की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसका क्या कर दिया जाए? बंटवारा कर दिया जाए। तो उसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है।